हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। और आपको पता है कि आपको करना क्या है। वो है एक या तो आपके किसी मैप में या एटलस में आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करना है, वो लोकेशन जो हम न्यूज में रही जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके पास एक ही मैप में या एक ही एटलस में सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस मार्क्ड हो। आप चाहें तो उसके आसपास एक दो पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज की। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कैंप डेविड अकॉर्ड के बारे में, क्योंकि जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे जिन्होंने इंश्योर किया था कि एग्रीमेंट हो, वो अब नहीं रहे। तो दो स्टेटमेंट है। द कैंप डेविड अकॉर्ड्स लेड टू इजिप्ट बिकमिंग द फर्स्ट अरब कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इजराइल। द कैंप डेविड अकॉर्ड्स वर अ रिजल्ट ऑफ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, इजिप्ट एंड सेवरल अरब नेशंस। इनमें से क्या करेक्ट है? पहला दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है या पहला सही और दूसरा गलत है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। और आपको याद ये रखनी है कैंप डेविड अकॉर्ड किस लोकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट की बात हो रही है तो इजिप्ट कहाँ है, इजराइल कहाँ है, सिनाई पेनिनसुला कहाँ है। अगला क्वेश्चन बात करेगा ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी लगातार विवादों में बना रहता है क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। स्टेटमेंट ऐसा है कि ब्लैक सी बॉर्डर्ड बाय टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया. The Bosphorus Strait connects Black Sea to the Mediterranean Sea. The Black Sea is a freshwater body. The Black Sea is known for its unique anoxic water. यानी जब आप गहराई में जाते हैं तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इस सी में। क्या इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। आपको हिंट देता हूं, बिल्कुल ये रियलिटी है कि इसकी वाटर एनॉक्सिक होती है। ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल चला गया। मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में क्या इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है। अब एक बार जरा कैंप डेविड अकॉर्ड पे आते हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड की बात इसलिए है कि जिमी कार्टर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। लॉन्गेस्ट लिविंग प्रेसिडेंट में से एक है अमेरिका के ऐसे वो। तो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था इजराइल और इजिप्ट के बीच में। इसके बाद इजराइल और इजिप्ट के बीच में संबंधों की नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। तो अरब कंट्रीज जनरली 6 डे वॉर में इजराइल से लड़ी थी। लगातार इजराइल के ऊपर जितने आसपास की अरब कंट्रीज थी सबके साथ एक तरह से उनकी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो अगर आप यहाँ इजराइल को देखो तो इजिप्ट से लड़ाई अलग चल रही थी। ये इलाका सिनाई पेनिनसुला जो आज इन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया है, ये इजिप्ट का हुआ करता था, लेकिन ये इजराइल के कब्जे में हुआ करता था एक समय में। तो बाद में इसको इजराइल ने इन्हें वापस कर दिया था। तो इजिप्ट हो गया, इधर जॉर्डन है, यहाँ पर आ जाओ सीरिया, ऊपर चले जाओ लेबनन। इसको तो हम डिटेल में कर ही चुके हैं। सऊदी अरेबिया की आप बात कर लो। ये जितने भी आप चीज़ों को फोकस कर रहे हो, जो भी एरियाज आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, इन सभी कंट्रीज़ की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। तो अरब कंट्रीज़ के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हुए थे। पहली जो अरब कंट्री थी उसका नाम था इजिप्ट। इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद रिश्तों को नॉर्मलाइज किया था। इसके अलावा रिसेंटली अगर आपको याद हो तो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जिसके अंदर बाकी कुछ अरब कंट्रीज ने संबंधों को नॉर्मलाइज किया था इजराइल के साथ। तो जब आप इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट अकॉर्ड्स कहाँ कहाँ पर हुए वो याद रखिए, क्योंकि यहाँ इजिप्ट का जिक्र आ रहा है। तो यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि इजिप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर स्वेज कनाल है, जो कि अभी तो वर्तमान में एक तरह से इजिप्ट के अंदर कंट्रोल में ही आती है। और स्वेज कनाल है, फिर यहाँ सिनाई पेनिनसुला वापस किया था इजराइल ने इनको। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ स्वेज। फिर यहाँ ऊपर आप आ जाओ तो डेड सी और सी ऑफ गैलिली, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। गोलन हाइट्स, हमने ऑलरेडी वेस्ट एशिया को हाल में काफ़ी डिटेल में कवर किया। उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं इसकी डिटेल कवरेज के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम एक वीक बाय वीक एक पूरे रीजन को कवर करने के लिए एक वीडियो भी ला सकते हैं कि जहाँ पे हर एक रीजन को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको ज़रा ढंग से कर लें वेस्ट एशिया को। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो आ रही है खबर रशिया और यूक्रेन से। रशिया गैस एक्सपोर्ट्स करता है पूरे यूरोप को। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उन्हें गैस की रिक्वायरमेंट होती है अपने घरों को गर्म रखने के लिए, खासतौर पे विंटर्स में। जब जंग शुरू हुई थी रशिया यूक्रेन की, तो रशिया इसी फिराक में था कि यूरोप को हमारी ज़रूरत है गैस और ऑयल के लिए, तो वो हमसे बिना गैस ऑयल लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और कई सारी पाइपलाइंस हैं जो रशिया को जोड़ती है यूरोप से, जहाँ से गैसेस जाती हैं। और ठीक इसी तरह इन्होंने पाइपलाइंस चाइना को भी बना रखी है ढेर सारी, जहाँ से उनके साथ इनके एग्रीमेंट है। तो यूरोप को लेकर जो पाइपलाइंस हैं वो मेजरली जो जाती हैं रशिया से यूरोप, वो सारी पास करती हैं यूक्रेन से। अब आप बोलोगे ऐसी पाइपलाइंस क्यों बनाई गई कि यूक्रेन से पास करके यहाँ पर पाइपलाइन जाए? इसकी वजह ये है कि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इलाका था यूएसएसआर का, वो यूक्रेन ही था। तो ऑलमोस्ट अगर हम जोग्राफिकल और उसकी रेलेवेंस के हिसाब से देखें तो यूक्रेन से एक प्राइमरी जो गैस पाइपलाइन पास करती थी, जो उरनग्वे, पोमरे
उज़ग्रोड पाइपलाइन थी जो साइबेरिया से गैसेस जो हैं वो लेके आती थी यूरोप तक। ये वो गैस पाइपलाइन, अब देखो ये जहाँ से निकल रही है गैस पाइपलाइन, यूक्रेन है ये रशिया, यहाँ पर जो इलाका है यह कुर्स्क का रीजन है। और कुर्स्क वो इलाका है जो रशियन टेरिटरी है जिसके ऊपर अभी रशिया की जगह यूक्रेन का कब्जा हो गया है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में हमें पता है लुहांस्क, डोनबास्क, इन इलाकों के ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया जो यूक्रेनियन टेरिटरी थी। लेकिन एक छोटी सी रशियन टेरिटरी के ऊपर यूक्रेन का भी कब्जा हुआ है, वो कुर्स्क का रीजन है। तो कुर्स्क के रीजन से ही ये पाइपलाइन साइबेरिया से सुत्जा तक आती थी, लेकिन ये भी कंट्रोल में थी यूक्रेन जो मिलिट्री है उनके कंट्रोल में। तो यहाँ पर ये कहानी हुई है कि अब इन्हें बोला गया है कि हम इनके साथ एक एग्रीमेंट था बहुत पुराना, जो रशियन गैस एजेंसी है गैसप्रॉम और जो यूक्रेन की है नेफ्टोगाज के बीच में, तो वो 1 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गया। ये लगभग 40 साल से रूट ऑपरेशनल था। इसके ख़त्म होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पाइपलाइन से गैसेस पार नहीं करेंगी, नहीं जाएंगे यूरोप तक। तो ये गैसेस अब साइबेरिया से यूरोप तक जो जाती है वो फ्लो नहीं कर पाएंगी। यूक्रेन से स्लोवाकिया जाती है, फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती है। गैस स्लोवाकिया जाके 3 हिस्सों में बढ़ती थी ये, जिसमें चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया पाइपलाइन कट के जाती थी। बाद में आप देख लो डिवीजन में 2 हिस्सों में यहाँ हुआ है। तो गैस पाइपलाइन की बात जब की जाए तो कुर्स्क का रीजन कहाँ पर है? रशिया में है, जिसके ऊपर कंट्रोल किसका है अभी? यूक्रेन का है। याद रखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्योंकि देखिए ये सारी कहानी ना ब्लैक सी ऑफ अजोव के आसपास हो रही है, तो एक बार ना मैप भी देख लेते हैं। देखिए रशिया है, ये यूक्रेन है। अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था एक ब्लैक सी के ऊपर में, ये रहा ब्लैक सी। तो यहाँ आपको दिख रहा है जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, तो ये कंट्रीज है। मुझे बताइए ये कौन सा देश है जो है लैंड लॉक कंट्री सा दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसको डिस्कस भी किया जाता है बार बार। ये ऊपर चलो मैं आपको बताता हूँ, बेलारूस है। आप मुझे बताइए ये कौन सी कंट्री है, कमेंट सेक्शन में। हमने इस रीजन को अच्छे से कवर किया है। अब देखिए ब्लैक सी यहाँ पर है, ब्लैक सी की बाउंड्री आसपास यहाँ लगती है। यहाँ पर एगन सी है, मेडिटेरेनियन सी से अगर आपको आगे की तरफ आना है, अगर आप देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, एगन सी, यहाँ सी ऑफ मरमरा है। यहाँ टर्की जो है इस हिस्से को एक तरह से कंट्रोल करता है, सी ऑफ अजोव, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कर्च स्ट्रेट यहाँ पर है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं जोग्राफिकली, कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पर है, कौन किसको, कौन सी कंट्रीज किस वाटर बॉडी को बॉर्डर कर रही है। तो अब आपने ब्लैक सी देख लिया कहाँ पर है, रशिया, यूक्रेन कहाँ पर है, सी ऑफ अजोव पता चल रहा है आपको। तो यूक्रेन के थ्रू ही जो गैस पाइपलाइंस थी वो प्राइमरीली यहीं से जाकर फिर यूरोप में बढ़ जाया करती थी। अगर आप यहाँ देखो तो जो प्राइमरी नाम है उनमें यमल गैस पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम डेवलप की जा रही थी, जिसको याद होगा आपने, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 डेवलप ही की जा रही थी, ऑपरेशनल नहीं हुई थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 एक बड़ा स्ट्रीम था जिससे कि रशिया से यूरोप के इंपॉर्टेंट रीजन जैसे जर्मनी और फ्रांस के रीजन में गैस पहुँचती थी। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को फोड़ दिया गया था, उस पाइप में छेद कर दिया गया था। इसको लेकर बहुत न्यूज़ बनी थी, तो कहा ही जाता था कि अमेरिका का हाथ इसके पीछे है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 का काम भी रुक गया था। और असल में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर यूक्रेन बहुत दुखी था कि इनका कहना था कि हमारे देश से जब गैस निकलती है, पाइपलाइन निकलती है गैस की, तो इनको उसके बदले में फीस दी जाती है कि आपके देश से गैस पाइपलाइन जा रही है इसीलिए। लेकिन जब नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 बन के कंप्लीटली तैयार हो जाते और 2 से भी गैस पास होने लगती, तो यूक्रेन को बहुत नुकसान हो सकता था। इसलिए यूक्रेन उसका विरोध कर रहा था। ये पहले की बात है, फिर तो जंग हो गई, चीज़ें बदल गई। पर प्रोमिनेंट चीज़ ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहाँ पर है, किस किस देश से किस एरिया को कनेक्ट करती है, यमाल गैस पाइपलाइन कौन सी है, फिर ब्लू स्ट्रीम कौन सी है, ये आपको टर्की जाती दिखती है। टर्की से फिर टर्क स्ट्रीम निकलती है जो बाकी इस रीजन में आती है। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन जो है वो याद होनी चाहिए कि गैस पाइपलाइन रूट जो यूरोप से निकलता है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। यमल यूरोप गैस पाइपलाइन, ये यूरोप से आप देख रहे हो बर्लिन जर्मनी तक जा रही है। तो अगेन पोलैंड को क्रॉस करते हुए यहाँ से जाएगी। ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा देश है, ये बेलारूस है। तो यहाँ से निकलती है। फिर आपकी फ्रेंडशिप और सोयूज 2 गैस पाइपलाइन है, जिसका आमतौर पर नाम सोयूज और फ्रेंडशिप है। पर इसी में जो इसका सरकारी नाम आप कह लो या इसका ऑफिशियल सा नाम कह लो, तो वो कुछ अलग सा है। तो वो हमने यहाँ डिस्कस किया था, उरुंग्वे पोमरी उज़्गोरॉड लाइन, ठीक है। तो फ्रेंडशिप लाइन भी इसी को कहते हैं। तो ये नाम थोड़े से याद रखना, फ्रेंडशिप, सोयूज इनकी जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, उसमें जो भी फ्लाइट आसमान में किसी को अगर एस्ट्रोनॉट को लेके जाना होता है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो सोयूज क्राफ्ट से ही जाते हैं। सोयूज, फ्रेंडशिप, ये रहा टर्क स्ट्रीम, यमल यूरोप, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। मेजरली सारी यूरोप से जो भी गैस ऑयल का सप्लाई है वो इस पाइपलाइन से होता है, जो प्राइमरीली कहाँ से आती है, रशिया से आती है। इसको नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सुनजा एंट्री पॉइंट है, वो जगह जो कि अभी कंट्रोल में आ चुकी है यूक्रेन के। उसके बाद इस पाइपलाइन के ऊपर जो एग्रीमेंट था वो लगभग कैंसिल हो चुका है। आपको पता है ये वाला इलाका जो है लुहांस्क का, डोनबास का, ये सारे के सारे रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं। और ये इकलौता छोटा सा इलाका है, और भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर इन्होंने पुश किया है, लेकिन फिर भी मेजरली ये इलाके अभी
रशिया के कंट्रोल में कुछ हिस्से आ चुके हैं, यूक्रेन के पास थोड़े से इलाके हैं। तो वहीं पर अगर लोकेशन पूछी जाए, सुत्जा जगह कहाँ पर है, सुत्जा, सुत्जा आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि लुहांस कहाँ पर है, आपसे पूछा जाए कुर्स्क का रीजन कहाँ पर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। याद रखिए गैस पाइपलाइन के नाम, अगर आपसे पूछूं यमल कहाँ पर है, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, तुर्किश जो तर्क स्ट्रीम है वो कहाँ पर है, या आपसे पूछा जाए कि जो ब्लू स्ट्रीम है वो कहाँ पर है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहाँ पर है, ये सब नाम आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैनरी आइलैंड की, जहाँ पर कई सारे रिफ्यूजी तैयार हैं एंटर करने के लिए यूरोप में। तो कैनरी आइलैंड असल में एक स्पेनिश आइलैंड है, स्पेनिश आर्किपेलागो है, जिसके ऊपर स्पेन का कंट्रोल है, जो अभी बहुत विवादों में है, क्योंकि यहाँ बहुत से अफ्रीकन रेफ्यूजीज एंटर करने वाले हैं ताकि वो यूरोप में घुस सकें। अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्यूजीज के द्वारा यूरोप में एंटर करने के लिए। तो ये एक ऐसी आर्किपेलागो हो जो अटलांटिक ओशन में स्थित है और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जिब्राल्टर के पास है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके तहत आप फिर मेडिटेरेनियन सी में एंटर करते हैं, जो मोरक्को के पास भी है। तो अफ्रीका से बहुत से लोग इसमें एंटर करते हैं यूरोप जाने के रास्ते में। तो कैनरी आइलैंड कहाँ पर है, तो आपको यहाँ दिखेगा, मोरक्को के पास स्थित है ये कैनरी आइलैंड। ठीक है, ये मोरक्को है, नीचे वेस्टर्न सहारा है। तो यहाँ से ये एंटर आप करना चाहें तो आप यूरोप में एंटर करने के लिए, अब ये स्पेनिश आइलैंड एक तरह से, तो अब यहाँ आते हो फिर कोशिश करते हो कि स्पेन में एंटर कर जाओ। तो ये रहा स्पेन, ये है पोर्टुगल, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एक बार यूरोप एंटर कर गए तो वहाँ से फ्रांस और इटली, जहाँ आप जर्मनी, जहाँ भागना भाग के जा सकते हो। तो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे मोरक्को की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, ट्यूनीशिया की बात करें, लीबिया की बात करें, इन सभी इलाकों में अक्सर जो रिफ्यूजीज़ हैं, अगर वो निकल के कोशिश करते हैं कि यहाँ से मेडिटेरेनियन कोस्ट पे हैं और यहाँ से कैनरी आइलैंड पकड़ के ऊपर चले जाए, आप सोचोगे आप सीधा क्यों नहीं मेडिटेरेनियन पार करके चले जाते, क्योंकि यहाँ पर इनकी कोस्ट गार्ड बहुत स्ट्रांग है, एंटर करने नहीं देती। तो कैनरी आइलैंड का नाम जब आए तो कहाँ पर है, तो अफ्रीका के बिल्कुल करीब, ये एक मेडिटेरेनियन के पास, जिब्राल्टर के पास, जिब्राल्टर से 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत ही पास है ये। और यहाँ से ये रिफ्यूजीज़ यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये जगह इसलिए भी फेमस है कैनरी करंट के लिए, यहाँ से ठंडा पानी जो होता है वो करंट के थ्रू यहाँ मूव करता है। तो इसलिए की वजह से यहाँ रेनलेस रीजन है, यहाँ जो सूखा वूखा पड़ता है वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि कैनरी करंट यहाँ से पास होता है। तो इस आइलैंड के नाम पर इस करंट का नाम कैनरी करंट रखा गया है। ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते ही हैं। तो कैनरी आइलैंड कहाँ पर है, फिर मैं बता रहा हूँ, अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, स्पेनिश कंट्रोल में है। जो कोशिश होती है, मोरक्को हो गया, मॉरिशाना हो गया, वेस्ट सहारा हो गया, यहाँ से लोग एंटर करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं यूरोप की तरफ। तो यहाँ पर भी कोस्ट गार्ड लगाए गए हैं स्पेन के द्वारा, ताकि कोस्ट गार्ड पकड़ सके कोई शिप या कोई बोट है जो रिफ्यूजीज़ को लेके आ रही है, तो उसको वो भगा सके। तो कहानी है कि यहाँ कुछ रिफ्यूजीज़ होते हैं, रियलिटी ये है, पर बहुत मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो काम की तलाश में यूरोप में एंटर करना चाहते हैं, जो रिफ्यूजीज़ नहीं होते। क्योंकि हालांकि यूरोप रिफ्यूजीज़ को लेकर काफ़ी ओपन पॉलिसी रखता है, पर वो भी अब थोड़े हद तक परेशान हो चुका है इतने मूवमेंट से। तो इस चक्कर में कैनरी आइलैंड न्यूज़ में रहती है, कहाँ पर है। और ये जो लोकेशन है हम देख रहे हैं स्पेन वाली, इस आइलैंड को क्या कहते हैं, जो फ्रांस से पहले जो ये हिस्सा है स्पेन और यहाँ पोर्टुगल है। एक सोचो, एक समय में इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था, ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास के हिसाब से इन लोगों ने, स्पेन और पोर्टुगल ने, दुनिया को आपस में दो हिस्सों में बांट लिया था, आधा हम रूल करेंगे, आधा तुम रूल करोगे। उसी चक्कर में जो पोर्टुगल है, वास्को द गामा, वो इंडिया की तरफ आया था और स्पेन वगैरह सारे अमेरिका की तरफ जा रहे थे। तो देखो ये जो एक हिस्सा है ना, ज़मीन का टुकड़ा, ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है, इसे कौन सा पेनिनसुला कहते हैं, इसे आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, जो कि यूरोप का ये हिस्सा है। इसके बाद आप फ्रांस एंटर करते हो या इटली आता है। तो अक्सर जो इवन सीरिया से लोग घुसना चाहते हैं तो वो यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाते हैं, पहले मॉरिशियाना पहुँचे, फिर यहाँ से कैनरी आइलैंड घुस के कोशिश करते हैं स्पेन पहुँच जाए, या मोरक्को से यहाँ जिब्राल्टर क्रॉस करके यूरोप में एंटर कर जाएँ। ये कुछ रूट है जिसको अक्सर वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं बोट के थ्रू, या पैदल चलने की कोशिश भी अक्सर करते हैं कुछ लोग। तो ये दिक्कतें रहती है जहाँ से बहुत से इलीगल इमिग्रेंट यूरोप पहुँच रहे हैं, इसको लेकर बहुत सारा विवाद है। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन स्पेन कहाँ है, इटली कहाँ है, कैनरी आइलैंड कहाँ है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस ओशन में, किस सी में लोकेटेड है, ये आपको पता लग गया। अगला एक न्यूज़ रिसेंट आई थी, जो थाईलैंड से एक फ़्लाइट चली थी कोरिया के लिए, जो क्रैश कर गई थी, जेजू एयरलाइंस। तो उससे जेजू आइलैंड का नाम बहुत न्यूज़ में आया था। तो ये एक लोकेशन है जो साउथ कोरिया में बेस्ड है। साउथ कोरिया की बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक तरह का टूरिस्ट आइलैंड है, काफ़ी सुंदर और दर्शनीय स्थल है, काफ़ी लोग यहाँ जाना प्रेफर करते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ साउथ कोरिया, जेजू आइलैंड। साउथ कोरिया के पास ही जेजू आइलैंड है। साउथ कोरिया की अगर आप ज्योग्राफी देखो, साउथ कोरिया ऊपर नॉर्थ कोरिया,
यहाँ है चाइना, यहाँ है रशिया। तो ये देखिए नॉर्थ कोरिया बाउंड्री रशिया के साथ भी शेयर करता है। साउथ कोरिया बेचारा केवल नॉर्थ कोरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जहाँ से इसको मिसाइल की धमकियाँ मिलती ही रहती हैं। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया को छोड़ो, साउथ कोरिया की बात करो, तो ये आपकी जो बाउंड्री है डीमिलिटराइज जोन है, DMZ, ठीक है। 2 किलोमीटर का DMZ है दोनों साइड में, और यहाँ मिलिटराइज्ड सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक ये बॉर्डर है। साउथ कोरिया की बाउंड्री को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कई सारे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, लेकिन आसपास देखो तो इधर येलो सी है, इधर सी ऑफ जापान है। यहाँ पर आपको दिखेगा तुश्मीना स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट। यहाँ जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो सोबेक माउंटेन्स हैं, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिबेक और सोबेक 2 माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट द पॉइंट इज जो चीज़ न्यूज़ में है वो है जेजू स्ट्रेट। यहाँ पर ये देख रहे हो जेजू स्ट्रेट भी है, पास में जेजू आइलैंड है, इसे जेजू आइलैंड कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट हाला नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो जेजू आइलैंड, जेजू स्ट्रेट किस जगह लोकेटेड है, किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मली आप मैप भी अगर देखो ना कोरिया का, तो बिल्कुल यहाँ आप देखो छोटा सा आइलैंड यहाँ दिखेगा विच इज़ जेजू आइलैंड। तो आसपास ये कौन सा सी है, येलो सी, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये कहाँ, ये भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आप इस मैप पे देख रहे हो ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, यहाँ ताइवान है। साउथ चाइना सी थोड़ा और नीचे की तरफ आएगा। तो ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखने चाहिए कि भाई कहाँ पर कौन सा ओशन है, कहाँ पर कौन सा सी है। जो जगह न्यूज़ में है जेजू आइलैंड किस देश का पार्ट है, तो साउथ कोरिया का पार्ट है। इसके पास आपका जेजू स्ट्रेट आता है, जेजू स्ट्रेट पार करके आप मेनलैंड कोरिया में एंटर कर सकते हो। फिर वहाँ DMZ आता है, फिर नॉर्थ कोरिया, उसके बाद तो आपको पता ही है चाइना और रशिया का बॉर्डर है। ये हो गई जेजू आइलैंड की बात। हमने जाना ब्लैक सी के बारे में, कुछ गैस पाइपलाइंस के बारे में, कैनरी आइलैंड के बारे में, हमने जाना डेविड अकॉर्ड्स के बारे में, कैंप डेविड अकॉर्ड के बारे में, हमने जाना ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है, कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में, सी ऑफ अजोव कहाँ है ये जाना, कुर्स्क का रीजन वगैरह ये सब समझा। अब एक पॉइंट आता है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास का, जहाँ पर बात आती है पेंगोंग सो लेक की, जिसके ऊपर एक शिवाजी स्टैचू बनाने की बात की गई और उसको इंस्टॉल किया गया पेंगोंग लेक के पास में। तो ये कहाँ पर है भाई, तो ये आपको दिख रही है पेंगोंग सो लेक। यहाँ पर पेंगोंग सो लेक है जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर है। ये चाइना से आती है चल के, तो बहुत बड़ी सी लेक है जिसके आसपास विवाद हुआ था। यहीं पर हॉट स्प्रिंग है, गलवान वैली आपको याद होगी जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया चाइना का बना था। तो ये वो जगह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है अभी वर्तमान में, क्योंकि उन्होंने इस हिस्से पर जो अक्सा चीन का रीजन है वहाँ चाइना का कंट्रोल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गलवान वैली हॉट स्प्रिंग आप देखते हो, यहाँ पर पेंगोंग सो लेक है, इसके ऊपर इस्टेब्लिश किया गया है शिवाजी की स्टैच्यू। तो ये थी कहानी इस रीजन की। आई होप आपको पता है कि LAC क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे LAC कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है उसको हम अभी वर्तमान में जहाँ सीज फायर चल रहा है वो LOC है। LAC इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी तार नहीं बिछी हुई, कोई ऐसा डिवीजन नहीं हुआ पड़ा है, वो ढंग से डिमार्केटेड नहीं है, तो इसको लेकर विवाद रहता है, तो इसलिए इसको LAC कहते हैं। तो पेंगोंग से लेक कहाँ पर है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है, ये सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से आप क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल PW Only as ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर बताएं। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।